लगता है कि राजस्थान की जो मिट्टी है ये उसका असर है। वो 9 बजे से लोग बैठे हुए हैं और 3 बजे मैं पहुंचा और उसके बाद में लोगों ने तालियां बजा करके मेरा स्वागत किया। तो ये सिर्फ यहीं हो सकता है। आप लोगों के हवाले, आप लोगों के ज़रिए हमारी आवाज़ पता नहीं कितने लोगों के दिलों तक पहुंचती है। नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है IBC 24 पर। मैं हूं आपके साथ रश्क गौरी। अपनी खुशकिस्मती पर आज रश्क हो चला है क्योंकि गज़ल गायकी के एक बेहद ही काबिल और हुनरमंद, साथ ही बॉलीवुड के एक बेहद ही फनकार कलाकार गायक हमारे साथ मौजूद हैं, रूप कुमार राठौड़ जी। रूप कुमार राठौड़ जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 बहुत बहुत पर। शुक्रिया। रूप कुमार जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मैं इंटरव्यू की शुरुआत करूँ, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि बचपन में मुझे तो खिलौने मिले थे खेलने के लिए। आपको ऐसा क्या मिला कि रूप कुमार राठौड़ का जन्म हुआ? कभी खिलौनों से खेले हैं आप? खिलौने के बदले हम लोग को इंस्ट्रूमेंट मिलते थे। जैसे अगर मैं रोता था तो मुझे तबला दे दिया जाता था और मैं तबला बजा करके चुप हो जाता था। तो वो इट वाज अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग कि एक इश्क होना उससे शुरू हुआ कि आई बिकम सो पॉसेसिव फॉर माई तबला कि मैंने 2.5-3 साल की उम्र से फिर सीरियसली बजाना शुरू किया, सीखना शुरू किया। और जब मैं 6 साल का था तब मेरा पहला ऑडिटोरियम में प्रोग्राम हुआ जहाँ मैंने तबला सोलो बजाया। अब मैं इतना छोटा था कि तबले के नीचे मुझे सीट ऊपर देनी पड़ती थी कि उसके पीछे दिखाई दे। तो बचपन से जो है वो खिलौने के बदले हमें इंस्ट्रूमेंट मिले। और क्योंकि फादर हमारे क्लासिकल सिंगर थे तो और हम लोग 5 भाई और 1 बहन, तो सब में 2-2 साल का फ़र्क था। तो मम्मी बड़ी स्ट्रिक्ट थी क्योंकि उनको 6 बच्चों को देखना होता था। तो वो इसी तरह से मैनिपुलेट करती थी कि एक के हाथ में तबला दे दिया, एक को हारमोनियम दे दिया ताकि वो फिर अपना काम कर सके। और हम लोग खेल खेल में वो बजाने लगे और तो ऐसे शुरुआत हुई तबले की। मतलब यहाँ से तबले की शुरुआत हुई और तबला बजाते बजाते मतलब इतने बेहतरीन फनकार आप कैसे बन गए कि मतलब अगर मैं कहूँ गज़ल गायकी की बात करूँ, फिर अगर मैं बॉलीवुड सिंगिंग की बात करूँ, फिर मैं आपके फ्यूज़न कॉन्सर्ट की बात करूँ, मतलब एक से बढ़कर एक। शुक्रिया। ये तो मुझे लगता है ये गुरुओं का आशीर्वाद है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और मेरे चाहने वालों का प्यार है जिसने मैंने जो भी काम किया उसमें मुझे बहुत ही सफलता मिली और लोगों से बहुत प्यार मिला। तबला भी मैंने 6 साल बजाया, लेकिन वो 6 साल में मैंने रॉयल अल्बर्ट हॉल में भी बजाया, मैंने न्यूयॉर्क के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में भी बजाया और दुनिया का ऐसा कोई बड़ा स्टेज नहीं था जहाँ मैंने नहीं बजाया हो। बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस और बड़े से बड़े सिंगरों के साथ में मैंने एज ए तबला प्लेयर मैं 18 साल की उम्र से मैंने बजाना शुरू किया और 84 में मैंने तबला छोड़ करके, जब मैं एकदम उरूज पे था, जहाँ मैं महीने के 27-28 कॉन्सर्ट बजाता था, तो इतनी मेरी पॉपुलैरिटी थी कि ऑर्गेनाइज़र पहले देखते थे कि वो दाढ़ी वाला तबले वाला फ्री है कि नहीं, फिर आर्टिस्ट को बुक करेंगे। तो ऐसा भी प्यार मिला मुझे। लेकिन वही इतने उरूज पर होने के बाद अचानक से तबला बजाना आपने छोड़ जी, दिया अचानक से और उसके बाद आप सीधे गाना शुरू सीखना शुरू किया। जी बिल्कुल, वही मैंने आपको किस्सा सुनाया कि होने को कुछ और ही मंजूर होता है। हालांकि लोग मुझे कहने लगे कि यार बड़ा बेवकूफ़ है ये लड़का, इतनी ऊंचाई पे आकर के इसने करियर चेंज करना, ये तो सोचना भी गुनाह है। यहाँ तक कि मेरे पिताजी भी ये सोचते थे कि जो लड़का महीने के लाखों रुपए कमा रहा है, पूरे देश विदेश में इसके इतने चाहने वाले, इतने फ़ैन,
इतनी फॉलोइंग और इतना इसको ऑडियंस से, आर्टिस्टों से प्यार मिल रहा है, वो एक दिन में तबला छोड़ करके गाना गाना चाह रहा है। लेकिन वो एक डेस्टिनी थी कि मुझे मुझे वो गाना ही था और मुझे अपने फादर के घराने को आगे चलाना था। हम लोग जामनगर से हैं, आदित्य घराना हमारा जो घराना है। तो जो कहते हैं टॉर्च बैरियर, तो हालांकि विनोद मेरे छोटे भाई भी म्यूज़िक में है, मेरे बड़े भाई श्रावण वो भी म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो हम तीन भाई म्यूज़िक फील्ड में होने के बावजूद क्लासिकल की तरफ कोई बच्चा जा नहीं रहा था। मैं तबला बजा रहा था, विनोद प्लेबैक सिंगिंग में था और श्रवण भाई एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर कर रहे थे। तो फादर की जो उनकी जो संगीत की साधना थी वो मशाल कायम रहे, वो चाहते थे, हर बाप चाहेगा। तो वो मैंने सोचा कि मैं वो मशाल लेकर के आगे बढ़ूं और कुछ हद तक मैंने कोशिश भी की। मैंने पिताजी से तालीम ली ध्रुपद की और सबसे पहले मैंने गाया वहाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा। श्याम बेनेगल जी की एक सीरियल आती थी, भारत एक खोज। तो उसमें एक एपिसोड था अकबर और तानसेन का। तो तानसेन तो ध्रुपद गाते थे। तो प्रोडक्शन से फ़ोन आया मुझे कि हमको ध्रुपद गाने वाले आपके पिताजी का नाम मिला है। मैंने कहा वो तो है नहीं, वो तो चले गए, तो मैं गा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर आइए आप स्टूडियो में आ जाइए। और वो पूरा एपिसोड जो है, जितना भी तानसेन के जितने भी ध्रुपद थे वो मैंने गाए। तो वो मेरा पहला क्लासिकल वेंचर था। और मज़े की बात ये थी कि श्याम बेनेगल जी ने कहा कि अब ये आपने गा तो दिया है, अब ये पिक्चराइज तानसेन पे कैसे करें, तो तानसेन का पार्ट भी आपको ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा श्याम जी आपकी बात सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि तानसेन की दाढ़ी नहीं थी और मैं दाढ़ी निकाल नहीं सकता तो मैं ये रोल नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं आपको हेल्प करूँगा। मेरा भाई जो है विनोद, उसको मैं तैयार करता हूँ, उसको ये ध्रुपद सिखा दूँगा मैं और वो तानसेन का पार्ट कर सकेगा। तो तानसेन का जो रोल है वो फिल्म में विनोद ने किया है। अच्छा, ये बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे राठौड़ साहब ने दी है, क्योंकि बहुत कम लोग शायद इस चीज़ को जानते हैं आज। लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता था कि वो आपने गाया था, वो ध्रुपद आपने गाया था। लेकिन बहुत कहते हैं ना कि बहुत कठिन है और साधना चाहिए। और इस साधना की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? साधना की प्रेरणा तो मेरे पिताजी से ही मिली। और मेरी आवाज़ जो थी वो गाने वाले की आवाज़ नहीं थी। जब मैंने गाना सोचा, अच्छा। तो होता क्या है कि जब हम लोग तबला बजाते हैं, जब रियाज़ करते हैं, तो तबले के कुछ बोल होते हैं जो हमको पढ़ने पड़ते हैं। तो उसके लिए एक शार्प टोन आपकी आवाज़ में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो बचपन से बोलते 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 आपकी आवाज़ वैसी हो जाती है, जैसे तकत 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 तकत। तो ये सब जितने भी फोनेटिक जो वर्ड्स हैं, तो इसके लिए बड़ी शार्प टोन चाहिए। तो वो करते करते आपकी आवाज़ अपने आप जो है शार्प हो जाती है। तो मेरी आवाज़ गाने वाले की नहीं थी, बहुत शार्प आवाज़ थी। तो वो आवाज़ पहले तो ठीक करने के लिए सुबह 4 बजे उठना और ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं कि रियाज़ करना, खरज का रियाज़ करना। तो 4 बजे मैं उठता था और मैं सूरज उगने से पहले रियाज़ ख़त्म कर देना, मतलब सुबह 4 से 6 बजे या 6:30 बजे जैसे भी सूरज उगता था, आपका रियाज़ वहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो स्वर साधना जो है वो मैंने की और वो मैंने 1.5-2 साल तक रोज़ सुबह 4 बजे उठना और रियाज़ करना, वो भी तानपुरे के साथ। तो ये बड़ी साधना का काम है। और करते 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 फिर
ऊपर वाला भी जो है वो आशीर्वाद देता है। मतलब तबले में सिद्धि, गज़ल गायकी और फिर उसके बाद बॉलीवुड सिंगिंग का करियर शुरू होना और बॉलीवुड में जो ब्रेक मिलना वो लता दीदी के साथ मिलना, ये कैसे हुआ? मुझे कभी भी प्लेबैक सिंगिंग का शौक़ नहीं था, क्योंकि मैं बचपन से स्टेज पर रहा। मैं गज़ल सिंगरों के साथ में मैंने तबला बजाया, तो गज़ल की उंगली पकड़ के मैं जवान हुआ। गज़ल ने मुझे संभाला, सहारा दिया और एक चाहत गज़ल के प्रति, मतलब शायरों की शायरी से या शायरों से मेरा बहुत ज़्यादा याराना था। तो मुझे करीब उस ज़माने में भी मुझे 1-1,500 गज़लें मुग़ ज़बानी याद थी। तो मेरे लिए और कोई पर्याप्त था ही नहीं। मैंने तो सोचा कि मैं गज़ल गाने से ही शुरू करूँगा और गज़ल गाने से मैंने गायकी शुरू की। और उसमें क्या होता है कि जब आप स्टेज पर बैठते हैं तो आप ही हीरो होते हैं, आप ही विलन होते हैं। आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं रहती। आप वो गज़ल 10 मिनट गाइए, वो आप आधे घंटे गाइए, वो गज़ल आप 2 घंटे गाइए। जितने आपके दिमाग में उसके वेरिएशन आ रहे हैं उस हिसाब से आप उसको बढ़ावा कर सकते हैं। तो फ़िल्मों के काफ़ी ऑफ़र मिले उन दिनों मुझे रघुनाथ मंगेशकर जी ने सबसे पहला ऑफ़र दिया था, क्योंकि सोनाली के वो गुरु हैं। और उन्होंने जब मुझे पहली बार सुना तो वो बहुत खुश हुए, कह रहे बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी। तो उनका एक दिन फ़ोन आया, रूप एक हमारा होम प्रोडक्शन फ़िल्म बन रही है लेकिन, जो गुलजार साहब डायरेक्ट कर रहे हैं और डिम्पल कपाड़िया और विनोद खन्ना उसमें है, और उसमें एक गाना लता जी के साथ में और एक सोलो गाना है तुम्हारा। तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा जी मुझे प्लेबैक सिंगिंग का शौक़ नहीं है। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने सोनाली को फ़ोन करके कहा तुम्हारा पति पागल है, यहाँ हर आदमी प्लेबैक सिंगर बनने के लिए आता है और इसको इतना बड़ा ब्रेक मैं दे रहा हूँ और ये मना कर रहा है। तो खैर वो चीज़ मेरे हाथ से चली गई। और फिर वो गाना सुरेश वाडकर जी ने गाया, सुरमई शाम इस तरह आए, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो मैंने माथा पीट लिया, अरे मैंने कहा अरे काश मैं गा लेता। लेकिन उसके बाद में फिर मैं सही किसी प्रोग्राम में गा रहा था और एक डायरेक्टर है शशिलाल नायर, जो एक फ़िल्म बनाए रहे थे अंगार, जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया को लेकर के एक फिल्म बन रही थी अंगार। तो उसमें एक गाना वो चाह रहे थे कि मैं गाऊं लता जी के साथ में। तो मैंने उनको कहा कि शशि जी मैं तो गज़ल गाता हूँ, मैं तो फिल्मी गाने गाता नहीं हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो गाना है ये गज़ल नुमा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूज़िक है और लता जी के साथ में फर्स्ट तुम्हारा ब्रेक मिलेगा, तो तुम जा कर के लक्ष्मी जी से मिल लो। मैंने बात कर ली है। तो मैं गया लक्ष्मी जी के पास में और लक्ष्मी जी ने मुझे 3-4 महीने तक जो है वो हड़काते रहे। हाँ, क्योंकि उस ज़माने में नए सिंगरों को चांस देना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो फाइनली ये हुआ कि गाना कोई और सिंगर गाने वाला है। रिकॉर्डिंग की डेट आ गई, गाना रिकॉर्ड हो गया, लता जी ने गा लिया और वो जो दूसरा जो मेल सिंगर था वो आया नहीं। अच्छा। वो कहीं तो भी पता नहीं कहाँ चला गया था, क्योंकि गाने पे मेरा नाम लिखा हुआ था। तो लता जी ने गा लिया। तो शशिलाल नायर जी ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी वो लड़के को मैं आपके पास 3-4 महीने से भेज रहा हूँ, आपने उसको सुना भी नहीं है। अब आज स्टूडियो भी है, मौका भी है, एक बार बुला करके उससे एक मुखड़ा सुन लीजिए आप। तो लक्ष्मी जी के पास में और कोई चारा था नहीं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बुला उसको। तो शशिलाल जी का मुझे फ़ोन आया कि तू जल्दी आ जा महबूब स्टूडियो में, दीदी अभी गा के गई है और तेरे को गाना गाना है। और मैं पहुंच गया जी महबूब स्टूडियो और मैंने जा कर के मुखड़ा सुना है माइक में। तो मुखड़ा सुनते ही लक्ष्मी जी आए मेरे पास, अरे यार तू तो अच्छा गाता है, तूने बताया नहीं।
मैंने कहा जी, मैंने कहा आपने पूछा ही नहीं कभी मुझे। बोले बहुत अच्छा गा रहा है, तू एक काम कर, मैं घर जाता हूँ, तू ये गाना रिकॉर्ड करके कैसेट में ट्रांसफ़र करके मेरे घर आ जा। और बस वो एक गाना जो रिकॉर्ड किया, मैं उनके घर गया तो उनके घर में तो सेलिब्रेशन हो गया कि ये नई आवाज़ जो है ये लक्ष्मी जी की आवाज़ है। और फिर लक्ष्मी जी से मुझे इतना प्यार मिला, जैसे एक बाप अपने बेटे से प्यार करता है, वैसा लक्ष्मी जी ने मुझे प्यार किया। और उसके बाद एक फ़िल्म वो अपने बेटे को एज अ लॉन्च कर रहे थे एज अ हीरो। उस फिल्म का एक टाइटल सॉन्ग था, मेरा जन्म तेरे लिए, तेरा जन्म मेरे लिए, यही गीत गाने लगा, ज़माना बुलाने लगा, मुझे तेरे नाम से तुझे मेरे नाम से। बहुत ही अच्छा गाना था। और वो गाना मुहूर्त गाना रिकॉर्ड हुआ और वो मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ, तो पूरी इंडस्ट्री में जो है वो एक हंगामा हो गया कि लक्ष्मी जी के बेटे के लिए नई आवाज़। लक्ष्मी जी ने एक नई आवाज़ लॉन्च की है। और बहुत बड़ा वो गाना था, बख्शी साहब का लिखा हुआ। और गाना रिकॉर्ड होने के बाद तो मतलब चारों तरफ धूम मच गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बनी नहीं, वो फिल्म आधे से बंद हो गई, तो वो गाना भी चला गया। और उसके बाद में एक फिल्म आई गुमराह, संजय दत्त और श्रीदेवी। तो लक्ष्मी जी ने फिर मुझे याद किया कि भाई 2 गाने हैं और ये तुमको गाना है। उसमें एक गाना था मैं तेरा आशिक हूँ। हाँ, बैंकॉक पे जी, बैंकॉक रिकॉर्ड। में रिलीज। वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ उन दिनों, और वहाँ से जो है ये जर्नी शुरू हुई मेरी। और महेश भट्ट उसके डायरेक्टर थे गुमराह के। अब वो फिल्म ख़त्म हुई, महेश भट्ट दूसरी फिल्म बना रहे थे जिसमें नाजायज़ फिल्म का नाम था, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और अजय देवगन थे। उसमें एक गाना मुझे मिला, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, वो भी गाना बड़ा पॉपुलर हुआ। तो वहाँ से अन्नू मलिक जी को भी कॉन्फिडेंस आया। फिर अन्नू जी ने मुझे 3-4 फिल्मों में और भी गवाया। और फाइनली फिर बॉर्डर आई। बॉर्डर ने जो है वो मेरे ऊपर से गज़ल सिंगर का स्टैम्प हटाया। नहीं तो ये था कि भाई जो गज़ल गाते हैं वो प्लेबैक नहीं गा सकते, तो वो गज़ल सिंगर का एक स्टैम्प था मेरे ऊपर, वो स्टैम्प हट गया स्पेशली दूसरे गाने से, तो चलूं। तो चलो ये तो है। वो तो गाने इस से क्योंकि मैं आपकी बात को बीच में टोक रही हूँ, क्योंकि जब आप आए छत्तीसगढ़ में, जब आप एयरपोर्ट पर आए, और हमारे यहाँ बहुत दिन से मतलब क्योंकि आप साउंड ऑफ सोल्स के सीज़न 3 में आ रहे हैं, तो इसको लेके हम लगातार मतलब चीज़ें अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जब मेरी डिजिटल टीम ने इस आपका ये वाला जो गाना है संदेश आते हैं, इसको लगा के आपका स्टोरी पब्लिश किया, तो बहुत सारे मैसेजेस आए कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम अफ़गानिस्तान, बट आई लव यू रूप कुमार राठौड़ जी, और सरहदें कुछ भी करें लेकिन संगीत को, मौसीकी को कभी जुदा नहीं कर सकते। तो मतलब ये कहते हैं ये प्यार आपने कमाया है रूप जी, और इस प्यार को कमाने के लिए लोगों को न जाने कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और लोग खुद को भूल जाते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं पिछले 1 घंटे से आपके साथ हूँ, मुझे आपने एक पल के लिए भी ये जहन में नहीं लाने दिया कि मैं आपसे पहली मर्तबा मिल रही हूँ। मतलब ये शख्सियत हैं आप। मेरा अगला सवाल तो ये है रूप जी कि आप कहते हैं ना कि बॉलीवुड का रंग बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। जब बॉलीवुड का कोई बेहतरीन फ़नकार हो और जब उसने इतने बेहतरीन गाने गाए हों, तो वो बॉलीवुड का जो नशा है वो सर चढ़ के बोलता है। वो नशा कभी आपके सर चढ़ के बोला? और क्या बॉलीवुड सिंगिंग की वजह से आपकी गज़ल गायकी में कभी कोई फ़र्क आया? डेफिनेटली फ़र्क आया, क्योंकि बॉलीवुड जो है वो आप कुछ भी कर लीजिए तो डोमिनेट बॉलीवुड करता है। आज आप
100 गज़लें गा करके रिकॉर्ड बनाइए और एक फ़िल्मी गाना शाहरुख के लिए गा दीजिए या सलमान के लिए गा दीजिए, तो वो 100 गज़लों पे एक गाना भारी पड़ेगा। क्योंकि ओवरनाइट आपको फेम मिल जाता है, नेम मिल जाता है, पॉपुलर हो जाते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं और लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। तो यही हुआ कि मैं गज़लों के हमारे करीब 30-35 एल्बम हैं अभी तक, हमने अभी तक रिलीज़ किए हैं। लेकिन आज भी लोग जो हैं वो बॉलीवुड के गाने सुनना चाहते हैं। जो भी प्रोग्राम में आते हैं वो या तो बॉर्डर का गाना सुनना चाहते हैं, या वीर ज़ारा सुनना चाहते हैं, या रब ने बना दी जोड़ी सुनना चाहते हैं, या मौला मेरे मौला सुनना चाहते हैं। तो गज़ल जो है वो कहीं ना कहीं घूंघट में जा कर के बैठ गई है, और यही वजह है कि गज़ल सिंगिंग जो है वो अब आदत छूटती जा रही है गज़ल गाने की। तो हम लोग स्टेज पे भी कोशिश करते हैं कि गज़ल कम से कम गाई जाए। तो ये फ़र्क तो पड़ा है बॉलीवुड की वजह से, गज़ल सिंगर जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। लेकिन आपने जैसे अभी बताया कि लक्ष्मीकांत जी ने कहा था कि एक नई आवाज़ मिली, और मेरे जैसे जितने भी युवा हैं, और जो खासकर जो अभी जो जेनज़ीज़ की अगर मैं बात करूं, तो जेनज़ीज़ को तो ये लगता है कि आज भी ये आवाज़ रूप जी की नई आवाज़ है, क्योंकि जब मैं सुनती हूँ बॉर्डर सुनती हूँ तो टोटली डिफरेंट, जब मैं सुनती हूँ कि तुझ में रब दिखता है तो भी मुझे लगता है कि नहीं ये किसी और कोई नई आवाज़ है, जब मैं सुनती हूँ कि तेरे लिए तब भी टोटली डिफरेंट। तो ये कहाँ से आता है? मुझे लगता है कि ये ऊपर वाले का करम है, क्योंकि मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं हर कैरेक्टर के लिए आवाज़ चेंज करूं। मुझे लगता है कि जो गाने की जो मेलोडी है उसके लिए क्या आवाज़ सूट करेगी, ये एक थोड़ा सा मुझे एक पता चलता है, क्योंकि मैं एज़ अ कंपोज़र भी हूँ और इतने सालों मैंने अलग अलग सिंगरों के साथ काम किया है। तो मुझे अच्छे और बुरे में जल्दी पता चलता है। मुझे मालूम है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनको ये मालूम नहीं पड़ता कि क्या नहीं करना चाहिए, और उसी में वो आधा करियर जो है उनका ख़राब हो जाता है। लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे किस तरह के गाने गाने हैं, और लकीली कि जितने भी गाने मिले हैं वो मेरे मयार के गाने मिले हैं। मतलब मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आजा बैठ जा मेरी गाड़ी में, या लिफ्ट तेरी बंद है, या मैं तो भेलपूरी खा रहा था इस तरह के गाने मेरे नसीब में नहीं आए हैं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि भाई जो भी गाने हैं वो बहुत ही क्लासिक गाने हैं, और वो कभी भी मर नहीं सकते, वो इमॉर्टल सॉन्ग है। जैसे रफ़ी साहब, किशोरदा, आज इतने साल बाद भी उनके गाने सुनो तो ऐसा लगता है ये आज की आवाज़ है। बेशक। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि ईश्वर ने मेरे गले में भी कुछ वैसा दिया है कि जैनजी जितने भी जैनजीज हैं उनको लगता है कि ये आज की आवाज़ है। जैसे आप अभी आपने जिक्र किया कि इमॉर्टल, इसी से जुड़ा हुआ, हालांकि मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जब कभी भी मेरी मदर नाराज़ हुआ करती थी तो मेरे फादर उनके लिए एक गाना हमेशा गाते थे, और हमेशा वो सीडी पे लगाया करते थे, और वो गाना था तेरे लिए। जब उस वक्त तक तो हमें उस गाने की डेप्थ नहीं पता थी, जब मेरे व्हेन आई लॉस्ट माय मदर 2021, फिर उस वक्त अक्सर मैंने अपने फादर को ये गाना सुनते हुए मैं अभी भी देखती हूँ। तो अभी वो रिसेंटली आए थे, तभी वो सुन रहे थे, सुबह से ही सुन रहे थे। मैंने सर्च किया, फिर मुझे पता चला कि ये रूप साहब ने ये गाना गाया है। तो ये इमॉर्टल चीज़ आपने बॉलीवुड को दी है। बॉलीवुड को पहले से लेके अब तक आपने कितना बदलता हुआ देखा? बॉलीवुड तो रोज़ ही चेंज हो रहा है, क्योंकि आप देखिए 80s की फिल्में, 90s की फिल्में, या 2000 की फिल्में और आज की फिल्मों में बहुत फ़र्क है।
अब जो है फिल्मों का मेकिंग चेंज हो गया है, फिल्मों के सब्जेक्ट चेंज हो गए हैं। लापता लेडीज़ जैसी फिल्में बन रही हैं और वो पसंद भी की जा रही है, उसको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। या 12वीं फेल जैसी फिल्में बन रही हैं। तो अब जो है फिल्मों के बनाने वाले भी चेंज हुए हैं और डायरेक्टर भी चेंज हुए हैं, सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। म्यूज़िकल फिल्में अब कम बनने लगी हैं। जो एक दौर था नदीम श्रवण का, जब दौर था आशिकी, दिल है के मानता नहीं, साजन या धड़कन, जिसमें म्यूज़िक भरा रहता था, है 12-12 गाने बज रहे हैं और मतलब लोग गाना सुनने बैठते थे, फिल्म शुरू होती थी तो बाहर बीड़ी पीने चले जाते थे। ये भी हमने देखा है। आशिकी के तो गाने ऐसे थे और आशिकी एल्बम था, म्यूज़िक एल्बम था। जो गाने रिकॉर्ड किए उसके बाद में गुलशन जी को लगा कि ये तो बहुत अच्छे गाने हैं और इसको लेकर के फिल्म बननी चाहिए। तो उसके बाद में स्टोरी लिख करके आशिकी की फिल्म अच्छा, बनी। पहले एल्बम पहले बना, फिर एल्बम उस एल्बम था, एल्बम के हिसाब से हिसाब स्टोरी। से स्टोरी लेकर के फिर महेश भट्ट जी ने उस पर फिल्म बनाई। दैट्स सो स्वीट। अच्छा रूप जी, मैं अगर मौजूदा सिनेरियो की बात करती हूँ तो रूप कुमार राठौर की क्या जुस्तजू है? अभी तलाश जारी है और एक शेर है बड़ा खूबसूरत के, है यूं ही घूमते रहने का मज़ा ही कुछ और, ऐसी लज्जत ना रह जाने में, ना पहुंचने में, ना रह जाने में। मतलब ये जो जर्नी है तो कोई डेस्टिनेशन फिक्स नहीं किया है कि मुझे ये यहाँ पहुँचना है बस उसके बाद मैं छोड़ दूँगा। ये जो जर्नी है कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो वैसे ही मेरा है कि मैंने कोई गोल सेट नहीं किया है, मैं खोज रहा हूँ और जैसे जैसे तकदीर मुझे ले जा रही है वैसे वैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जर्नी कर रहा हूँ और उसी में मैं बहुत कुछ पा भी रहा हूँ। तो जुस्तजू पता नहीं किस चीज़ की है, लेकिन ये मालूम है कि अभी वो मिला नहीं है जिस उसकी चीज़ की तलाश खोज जारी है। जी, तलाश जारी है। उसकी तलाश जारी है और मतलब मुझे लगता है वो तलाश जब तक जिंदा रहती है तब तक रहती है, वो तब कायम तक वो रहती है, तब तक कायम रहती है और जो शख्सियत है वो हमेशा बनी रहती है। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, आपने उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ भी काम किया और वो बहुत पसंद किया करते हैं आपको और इसके साथ ही मैंने पढ़ा भी था और उनको कई मर्तबा ये कहते हुए भी सुना कि आपके लिए कंपोजिशन बना के उनको बहुत खुशी होती है और बहुत खुश हुए वो और हमेशा वो आपके साथ काम करने के लिए तत्पर रहे हैं। जी, देखिए ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ऐसे दिग्गज कलाकारों का प्यार मिले, उनका आशीर्वाद मिले। तो वो आए थे, हमारा एक जो पहला एल्बम था इशारा, वो लॉन्च करने आए थे दिल्ली से। हमने उनको एज ए गेस्ट आर्टिस्ट बुलाया था कि आप हमारा एल्बम लॉन्च कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे गाने भेजो, मैं पहले एल्बम सुनूंगा, अगर ठीक लगा तो मैं लॉन्च करने आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। आप डरते डरते उनको एल्बम भेजा और उनको इतना पसंद आया तो वो जब आए लॉन्च करने तो उन्होंने वो लॉन्चिंग फंक्शन में उन्होंने अनाउंस किया कि रूप सोनाली बहुत अच्छा गा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि अगला एल्बम इनका मैं कंपोज करूं। तो उनका बोलना था और कंपनी वाले जो है वो उन्होंने फटाफट दूसरे दिन कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और हम लोग को ये मौका मिल गया कि उस्ताद जी के साथ में एक एल्बम करें। और सोने पे सुहागा उसमें फिर गुलजार साहब जुड़ गए और बहुत ही खूबसूरत एल्बम बना वो। ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था। क्या खूबसूरत एल्बम वो। और
वो आज भी इतना ही पॉपुलर है, लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। और ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना भी अपने आप में एक जो है, एक हर कलाकार को ये स्कूल देखना ही चाहिए। अपने बुज़ुर्गों के पास रहना, उनको देखना, उनसे सीखना, तो इतना कुछ हमने सीखा है उनसे, खां साहब से, गुलजार साहब से। ये बड़े लोग हैं, ये बड़े लोग हैं। वो एक शेर है ना कि ख़ुद से चल के ये तर्ज़ सुख़न नहीं आया है, पैर दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो फ़न आया है। तो ये उनका आशीर्वाद है, उनकी हमने सेवा की है। वही जो फ़न आपने कहा ना कि फ़न आया है, तो वो फ़नकार आप हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि 90 के दशक से जो आपने तहलका मचाना शुरू किया, वो सिलसिला आज तक कायम है और हम सब चाहते हैं कि वो सिलसिला ताउम्र चलता रहे, ताउम्र। मैं ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि आप गज़ल गायक हैं, तबला वादक हैं, बॉलीवुड सिंगिंग और फ्यूज़न कॉन्सर्ट आप करते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पसंद क्या करते हैं आप? मेरे लिए तो गाना ही है। उसका चाहे वो भजन हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे फ्यूजन हो, चाहे बॉलीवुड हो, मैं जो भी करूं उसमें असर पैदा हो, मेरी कोशिश ये रहती है। और ये जितनी भी शैलियां हैं, जैसे सूफ़ी अगर कहें तो सूफ़ी शायरी का एक प्रकार है ना। गाना तो वही है, गाना तो आप क्लासिकल गा रहे हैं या गज़ल गा रहे हैं, वही 7 सुरों में आपको गाना है, तो गाना तो मेरे लिए वही है। तो मैं हर चीज़ एंजॉय करता हूँ। सबसे ज़्यादा एंजॉय कब करते हैं, जब सोनाली जी के साथ गाते हैं तब? ऑब्वियसली क्योंकि वो एक टीम वर्क है और एक हमारी केमिस्ट्री स्टेज पर ऐसी बनी रहती है कि जिसमें कोई बनावट नहीं होती। मैं जब चाहे उसको रोमांटिक नज़र से देख सकता हूँ और मैं उसको इशारे कर सकता हूँ स्टेज पर, जबकि कोई तो अगर दूसरी सिंगर हो तो जूता मारते हैं मुझे स्टेज पर। तो ये भी बात है कि और इतने सालों से उसने मेरे जैसे टेम्परामेंटल कलाकार को संभाला है और आज मैं जो भी कुछ हूँ उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं सिंगर नहीं बनता, मैं तबला ही बजाता। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था जब मैं तबला छोड़ने के बाद में 6 महीने तक या 1 साल भर मेरे पास में बस में जाने के पैसे नहीं होते थे, क्योंकि मेरी रोज़ की जो कमाई थी वो बंद हो गई थी। और गाने में तो कोई 1000 रुपया भी मुझे देता नहीं था, क्योंकि गाना शुरू ही नहीं किया था। तो वो टाइम पे कई बार ऐसा हुआ कि वापस तबला बजा लूं, क्या करूं, क्योंकि भूख जो है वो बहुत कुछ करवा देती, कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन उस वक़्त सोनाली का मेरे पीछे खड़े रहना कि नहीं, मैं हूं तुम्हारे पीछे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सिर्फ गाना गाओ। उस वक्त से वो आपके साथ हैं आज तक, 2025 तक। मतलब इतने टाइम में तो मैंने कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और कई ऐसे कपल हैं जिनको देखा है कि बिखर मतलब जाते हैं। बिखर जाते हैं। जी। कैसे इस रिश्ते को संभाल के रखा? मुझे लगता है कि देखिए, आपसी मेल झोल जब आपका अच्छा हो, जब तक वो आपकी गर्लफ्रेंड होती है, जब तक आपकी माशूका होती है, तब तक आपका रवैया उसकी तरफ अलग होता है। आप केयर करते हैं, आप उसको इज़्ज़त देते हैं, आप उसके मूड का ध्यान रखते हैं। जैसे शादी होती है, जैसे वो बीवी बनती है, आपका नज़रिया चेंज हो जाता है। फिर आप उसके ऊपर ज़िम्मेदारियां थोपने लगते हैं कि अब तुम बीवी हो, तुम्हारा ये काम है कि मेरे घर को ठीक से रखो, मेरी चीज़ें संभाल के रखो, मेरे कपड़े इस्त्री होने चाहिए, मेरे मोज़े कहाँ हैं, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरे बच्चे को
अच्छी तालीम दो, तुम दो, मैं तो बिज़ी रहता हूँ, तो मैं फ्री हूँ कुछ भी करने के लिए, तुम फ्री नहीं हो। तो ये जब शुरू होता है तो फिर फासला बढ़ते जाता है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो धागा जो है टूट वो जाता। टूट जाता है। क्योंकि आपने अभी ज़िक्र किया है कि सबसे टफ टाइम में वो आपके साथ थी, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि मुफलिसी में लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने छोड़ देते हैं, भाई बहन छोड़ देते हैं। और आप जब संघर्ष कर रहे थे, जब आपका स्ट्रगल पीरियड था, तब से लेके टू टिल नाउ वो आपके साथ हैं। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि क्यों, मतलब ये मेरे साथ है, या सोनाली जी को कभी ऐसा फील हुआ हो कि यार मेरे पास तो, मैं तो पहले से इस्टेब्लिश हूँ, ब्ला ब्ला काइंड ऑफ अ थिंग, तो कभी मतलब कुछ ये उसका बहुत बड़प्पन है कि उसने कभी भी ये जाहिर नहीं किया। हालांकि हमारे बीच में भी फाइट होती है, हम लोग भी नॉर्मल हैं, नॉर्मल हस्बैंड एंड नॉर्मल वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ है, मतलब ये कहना कभी गलत। ऐसा हुआ सब्जी लेते हैं ना? हाँ, ये कहना गलत है कि देखिए भाई, आज भी उसने कहा तुम इंटरव्यू दो, मैं तो नहीं दूंगी, मैं अपना रियाज़ करूंगी। तो ये तो होता ही है, लेकिन कभी भी उसने ये जाहिर नहीं किया मेरे साथ कि मैंने कितना सेक्रीफाइस किया है तुम्हारे लिए। आज तक कभी भी उसने जाहिर नहीं किया। और मैं भी ये सोचता हूँ कि वो चाहती तो क्या कर सकती थी। एक दुनिया थी उसके पास में, वो छोड़ करके एक फ़कीर के साथ में उसने अपना जीवन शुरू किया। और ये अलग बात है कि ईश्वर ने मेरी लाज रखी और मुझे भी यहाँ तक पहुँचाया। और मुझे लगता है कि जिस दिन से वो राठौड़ ख़ानदान में उसने कदम रखा है, हम सब का सितारा बुलंद हुआ। मतलब आपका वो सिंगिंग का हिडन टैलेंट पहचानने वाली सोनाली जी। वो सोनाली थी, वो उसने मुझे सबसे पहले कहा कि तुम गाना गाना चाहिए, तुमको, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुमको गाना गाना चाहिए। तो मैंने उस वक़्त मजाक में कहा था कि क्यों मेरे पेट पे तुम लात मारना चाहती हो, मेरी अच्छी खासी तबले पे रोज़ी रोटी चल रही है। तो हमारे बड़े भाई जो श्रवण भाई थे, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे 80 से एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। विनोद भी स्ट्रगल कर रहा था 80 से। मैंने भी अपना करियर शुरू किया 80 से। लेकिन हम तीनों का राइज़ हुआ जिस दिन हमारी एंगेजमेंट हुई। 87 में हमारी मंगनी हुई और सोनाली ऑफिशियल राठौड़ ख़ानदान की बहू बनी, और 87 में आशिकी रिलीज़ हुई। ओके। एंड नदीम श्रवण बिकम नदीम श्रवण। ओके, मतलब आपकी कहते हैं गृहलक्ष्मी गृह शुभ लक्ष्मी लक्ष्मी में। उसके पैर पड़े। और विनोद भी जो है उसका भी सितारा वहाँ से बुलंद हुआ, उसका भी गाना वहाँ से चला, मेरा भी गाना वहाँ से चला। तो हमारे लिए सोनाली को बहुत लाड़ प्यार से पूरे ख़ानदान में जो है वो देखा जाता है। इस बात से मैं टोटली इत्तेफाक रखती हूँ। इत्तेफाक मैं इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि जब हम आपके बारे में पढ़ते हैं, लोगों से जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि रूप कुमार राठौड़ खुद बेहतरीन एक ना केवल इंसान है, आला दर्जे के फ़नकार भी हैं। उनके भाई, जैसे कि अभी आपने श्रवण जी का बताया, छोटे भाई का भी विनोद जी का भी बताया, आपकी वाइफ सोनाली जी खुद बेहतरीन आला फ़नकार हैं, आपके भतीजे, मतलब मैं यहाँ पे IBC 24 के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूरे देश के दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी रेसिपी है जहाँ से ये राठौड़ फैमिली निकलती है। ये तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जो मिट्टी है ये उसका असर है कि हमारी दादी बहुत अच्छा गाती थी, और दादी में से हमारे पिताजी में आया, और पिताजी से हमारे सब में आया, और अब हमारी बेटी भी बहुत अच्छा गा रही है। वो भी उसने बाकायदा वेस्टर्न क्लासिकल सीखा है, वो बहुत अच्छा पियानो बजाती है, और उसने एक गुलजार साहब के साथ एल्बम किया है साया तेरे इश्क का। तो ये भी बहुत अच्छा गा रही है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन जो है वो इस मशाल को हमेशा जीवंत रखेगी।
आपकी जो कहते हैं ना कि मिसाल तो मतलब हमेशा कायम रहेगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है, वो मतलब जग जाहिर है। तभी तो आप रूप कुमार राठौड़ हैं और ये राठौड़ फैमिली है। एक चीज़ तो जग जाहिर है कि आपकी मिसालें तो मेरे फादर भी देते हैं और मैं भी दे रही हूँ, मेरे बाद वाली जनरेशन भी देगी, क्योंकि आप इतने बेहतरीन नायाब फ़नकार हैं। आपने बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाया है और अमूमन मतलब कहते हैं कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये बहुत टफ लैंग्वेज हैं। गाना इजी है, हाँ। लेकिन उसमें फीलिंग्स कैसे लेके आए आप? ये बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आप ये साउथ की जितनी भी भाषाएं हैं वो बहुत मुश्किल होती है, बड़ा टंग ट्विस्टिंग होती है। और उसमें ये होता है कि यू हैव टू बी वेरी गुड ऑब्जर्वर। जब वो कंपोज़र आपको गाना सिखाता है तो वो क्या एक्सप्रेशन दे रहा है कौन से वर्ड पे, तो ये आपको एक पेपर पे लिखना पड़ता है डिटेल पे। और उसके बाद में डायरेक्टर होता है, फिल्म का डायरेक्टर होता है, शायर होता है जो आपको तलफ़्फ़ुज़ सिखाता है। लेकिन मुझे याद है कि एक साउथ का गाना था, वो गाना 2 ही अंतरे का गाना था, लेकिन मुझे 8 घंटे लग गए अच्छा। वो प्रोनाउंसिएशन ठीक करने के लिए। तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग क्योंकि इतना सुनते हैं तो हम लोग को पता है कि किस तरह से ये अदायगी होती है। तो नेपाली भी हम गाते हैं, उड़िया भी गाते हैं और पंजाबी भी गाते हैं, बांग्ला भी गाते हैं, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मतलब करीब 13-14 भाषा में अभी तक मैंने गाने गाए हैं। बहुत टफ है। हाँ, इसके लिए लंबी साधना चाहिए। टफ है। मतलब हर चीज़ इतनी ईज़िली नहीं मिलती नहीं और मिलती। हर कोई इतने ईज़िली कहते हैं ना कि सीख भी नहीं सकता है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे अगर हम रीजनल लैंग्वेजेस की भी बात करते हैं तो कोस कोस पे पानी बदल जाता है वैसे और भाषा बदलती वैसे है। भाषा बदल जाती है और फिर उन भाषाओं का ज्ञान होना, आत्मसात करना, तो सर मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए। शुक्रिया आप 40 साल से छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जी। कौन सी ऐसी सबसे बेहतरीन चीज़ लगती है जो छत्तीसगढ़ आपको आकर्षित करता है? एक तो यहाँ की हरियाली और यहाँ के लोग। जैसे मैंने कहा कि मैं 40 साल पहले महासमुंद आया था और 9 बजे का प्रोग्राम था और मैं रात में 3 बजे पहुँचा। कुछ गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और तूफ़ान आ गया था, बारिश आ गई थी और तो मुझे लगा कि अब तो ये उर्स का प्रोग्राम है, लोग चले गए होंगे, ऑर्गेनाइज़र भी डांटेगा, ऑडियंस भी डांटेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं पहुंचा तो ऑडियंस बैठी हुई थी, वो 9 बजे से लोग बैठे हुए हैं और 3 बजे मैं पहुंचा और उसके बाद में लोगों ने तालियां बजा करके मेरा स्वागत किया। तो ये सिर्फ यहीं हो सकता है, वरना तो आर्टिस्ट के कपड़े फाड़ दिए जाए कि भाई क्या समझता है अपने आप को। लेकिन ये प्यार, ये लाड़ जिसे कहते हैं कलाकार को, वो ये बेल्ट से मुझे बहुत मिला। आप भी तो लाड़ले फनकार हैं, उसमें भी कोई दो राहें नहीं है। एक चीज़ और, क्योंकि आप साउंड ऑफ सोल सीज़न 3 में आए हैं, जहाँ पे आप देशभक्ति के गानों से समा बांधेंगे। कितना मुश्किल होता है देशभक्ति के गाने गाना, उसमें वो फील देना, लोगों को वो एहसास देना, ये। और सबसे ज़्यादा आप इन्जॉय क्या करते हैं देशभक्ति के? बॉलीवुड सिंगिंग? मुझे जवानों के लिए गा के बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना सेक्रीफाइस जवान हमारे लिए करते हैं, अगर उसका हम 1% भी उनको वापस लौटा सकें तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे गाने मिले कि जो देशभक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं और जब भी मैं गाता हूँ तो मैं खुद भी इमोशनल हो जाता हूँ। स्टेज पे कई बार गाते गाते जो है वो आंखें भर आती हैं
और ये एक जज्बा है कि कैसी कैसी कंडीशन में वो हमारे लिए तैनात है सरहदों पे, सर्दी हो, गर्मी हो, दुश्मनों की गोलियां हो, और कोई लेना देना नहीं है। बस वो देशभक्ति उनके दिल में जो है, और वो सेक्रीफाइस उनकी फैमिली वालों का, उनकी बीवियों का, उनके बच्चों का, उनके माँ बापों का। और फिर भी हर माँ जो है वो एक एक घर से दो दो तीन तीन बच्चे जो है वो आर्मी में भेजती है। तो क्या माँ का सीना होगा, क्या उनका जज्बा होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग जितना भी उनके लिए कर सकें, जवानों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए। और हमारे हिंदुस्तान में तो मैं खुश हूँ इस बात से कि लोग जवानों के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो पुलवामा अटैक हो या चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो। जनता जो है वो हमेशा उन लोगों के साथ में, इंडियन आर्मी के साथ में है। अच्छा रूप जी, कभी ट्रोलर गैंग से फ़र्क पड़ता है जब वो ट्रोल करते हैं? जैसे अभी अभी आपने ज़िक्र किया, पुलवामा का ज़िक्र किया, फिर अभी आपने जैसे ऑपरेशन हमारे यहाँ सिंदूर हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बॉलीवुड की तरफ से, सिंगर्स की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो कभी लगता है कि ये ट्रोलर्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या आपको लगता है कि इन इस तरह के जो मौजूदा जो मुद्दे रहते हैं उन पे बोलना चाहिए? जब लोग आपको सुनते हैं तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप इस मुद्दे को उठाएं और उसकी फेवर में बोलें। तो ऐसे जो बड़े स्टार्स हैं कि जिनकी बातों को लोग सुन के उनका अमल करते हैं, उनको ज़रूर बोलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग बोलते नहीं हैं, या कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहते हैं, या क्या होता है समझ में नहीं आता है। और अब हमारी तो आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, हम लोग कोशिश करते हैं, प्रोग्रामों के थ्रू हम लोग अपनी बात कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर मेरी आवाज़ लोग सुने और उसको अमल करें तो ऐसे मुद्दे पे बोलना मेरा फ़र्ज़ बनता है। अच्छा, कभी सोचा कि पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, पॉलिटिक्स का अच्छा, कभी चलिए सपोज टू कभी आपके पास कॉल आए किसी भी बड़ी पार्टी से, लाइक कांग्रेस या बीजेपी, और वो कहें कि हम चाहते हैं कि आप हमारी पार्टी को ज्वाइन कीजिए, तो क्या हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में रूप कुमार राठौड़ जी कांग्रेस में या बीजेपी में अगर वो ऑफ़र करते हैं तो हमें कभी रूप कुमार जी जनता की सीधे सेवा करते हुए देखेंगे? जनता की सेवा के लिए और भी ज़रिए हैं। पॉलिटिक्स नहीं। मेरे ब्लड में नहीं है, मेरे डीएनए में नहीं है, और उसके लिए बड़ा शातिर होना पड़ता है, उसके लिए बड़ा रूथलेस होना पड़ता है। वो आप बिल्कुल नहीं। मैं वो बिल्कुल नहीं वो आप हूँ। बिल्कुल नहीं मैं हैं। तो बैडमिंटन को भी गुडमिंटन कहता हूँ। तो वो मेरे में वो दोगलापन नहीं है कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, वो मेरे से नहीं होता। मैं जैसा अंदर हूँ वैसा ही बाहर हूँ। आजकल रियलिटी कॉन्सर्ट होते हैं, शोज़ होते हैं, उनके ज़रिए लोगों को बहुत जल्दी मौका मिल जाता है कि वो उनको ब्रेक बहुत जल्दी मिल जाता है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि इसके दो पहलू हैं। एक तो बहुत जल्दी रिकग्निशन मिल जाती है, लोग पहचानने लग जाते हैं, हर छोटे से गांव का सिंगर बड़ा बन जाता है। और जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि जितनी जल्दी लोग उरूज पाते हैं उतनी जल्दी वो नीचे भी आते हैं। अब हम तो बाजा उठा उठा के बैलगाड़ियों में बैठ कर के गांव-गांव घूम के, जिसे कहते हैं कि धूप में बारिश में तपते हुए हमने ये साधना की है। और 20-25 साल बाद हमें कुछ लोग जानने लगे कि हाँ, हमें आज भी अपनी पहचान देनी पड़ती है कि जी वो गाना मैंने गाया है, वो मैं हूँ। तो हमारे अंदर कभी भी वो घमंड या हमारा दिमाग ख़राब नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वो पुराना समय आज भी याद है।
लेकिन ये जो जनरेशन है इनसे वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि इन्होंने सोचा ही नहीं है। ये बाथरूम से निकले और ऑल ऑफ सडन ये इंडियन आइडल बन गए, है ना। तो ये फेम, ये नशा उनमें और उनके घर वालों में, उनके माँ बाप में वो भर जाता है। मैंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू किया था, आई एम नॉट कोडिंग दैट नेम। मैंने उनसे जब ये सवाल किया कि भाई आजकल नए टैलेंट को बहुत जल्दी जल्दी मौका मिल जाता है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि रश्क, जो पुराने सिंगर हैं ना वो बहुत महंगे हैं, हम उनको मतलब एफर्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब उन तक हमारी रीच तो हो जाती है लेकिन वो इतने महंगे होते हैं कि हम उनकी फ़ी भी पे नहीं कर पाते हैं। तो उतने में हम 4 गाने एक्स्ट्रा, मतलब जब हमें एक गाने की जब हमें उतना पे करना पड़ता है तो उतने में हम पूरी फिल्म के गाने गवा लेते हैं। तो क्या कुछ ऐसा भी है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आज भी आप देखें कि ये जितने भी इंडियन आइडल है, आप देखिए सीज़न 14 या 15 चल रहा है, वो 14 इंडियन आइडल कहाँ हैं आज? किसी को नहीं पता, इनका नाम तक किसी को नहीं मालूम है। तो यही होता है कि जो दिखता है वो बिकता है। जब तक वो सीज़न चलता है, एक साल उसका सितारा ऊपर रहता है, जैसे वो सीज़न ख़त्म हुआ दूसरा सितारा आया, वो सितारा अपने आप फेड हो जाता है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि चैनल वाले जो हैं वो इन लड़कों को मेंटली ऐसा तैयार करते हैं। वो गांव से आया हुआ लड़का जो बिल्कुल धोती और कुर्ते में और साफ़ा बांधा हुआ है, राजस्थान से आया, अब आप उसको देखो, वो टक्सीडो पहना हुआ है, बिल्कुल जैज़ी कपड़े पहने हुए हैं और वो हील्स वाले बूट पहने हैं, बालों में जेल लगाया है और वो डांस भी कर रहा है, बॉडी भी बना रहा है, उसको सब चीज़ें करवा रहे हैं, सिवाय उसको गाना सिखा नहीं रही है। उनको गाना सिखाना चाहिए अच्छे उस्तादों से, आगे उनकी तालीम हो 5 साल तक, ये कंपनी वालों ने करना चाहिए, उस पे ध्यान ये चैनल वालों ने करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो सिंगर बना है वो चीज़ पे ध्यान दिया जाए। वो लड़का इतना बिजी है कि कहीं फीता काट रहा है, कहीं रिबन काट रहा है, कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहा है, वो तो पैसे कमा रहा है, उसकी फ़ोटोग्राफ ऑटोग्राफ सब वो उसमें बिज़ी है। और जैसे ही एक नया सितारा आया तो वो फिर सब्ज़ी बेचने के भी लायक नहीं रहता वो, तो वो उसमें फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। फिर उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। तो ये हमारी जनरेशन के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी शोहरत मिल जाती है उतनी जल्दी शोहरत ख़त्म भी हो जाती है। और उस पे घमंड कर लिया जाए तो खुदा भी नाराज़ हो जाता है, ये तो है। इसके साथ कभी ऐसा अभी हाल ही में एक बहुत बेहतरीन एक फ़नकार थे ज़ुबीन गर्ग साहब, उनकी फौत हुई, इंतकाल हो गया उनका। लोग उनकी डेथ को बहुत कंट्रोवर्शियल कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? और कुछ लोग कहते हैं कि ज़ुबीन गर्ग को बॉलीवुड ने प्रॉपर मौका नहीं दिया, वो ऐसे फ़नकार थे कि वो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन वो बॉलीवुड की चकाचौंध में फंसे नहीं। मुझे लगता है उसको इंटरेस्ट ही नहीं था बॉलीवुड में। वो अपने आसाम का इतना बड़ा हीरो था कि आपने देखा कि उसकी जब अंतिम यात्रा निकली तो कितने लोग, हुजूम कितना उसके पीछे पागल था। तो यही बताती है उसकी पॉपुलैरिटी। वो आसाम का हीरो था और उसके गाने वहाँ इतने ज़्यादा पॉपुलर थे, मुझे भी ये बात का इल्म नहीं था। जब मैंने देखा टीवी में कि माइकल जैक्सन के बाद में अंतिम यात्रा पे इतने लोग ज़ुबिन गर्ग के, तो तब मुझे पता चला कि बाप रे, ही वॉज अ ह्यूज स्टार। तो उनको कोई परवाह नहीं थी कि बॉलीवुड में कोई मुझे गाना मिले या ना मिले। वो बहुत ही खुले दिल का था। उसके इंटरव्यू भी देखिए आप, वो बिल्कुल भी उसको कोई किसी की परवाह नहीं थी, वो अपने आप में मस्त था। अच्छा, बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत हावी है, बट हमने उसका फ़ायदा लेते हुए कभी आपको देखा नहीं।
ना आपकी फैमिली में से हमने कभी किसी को देखा। एक्चुअल जो रियल टैलेंट है सिर्फ उसको ही बढ़ावा मिला है। तो ये चीज़ें कैसे आप लोगों ने आज तक मेंटेन की? देखिए, नेपोटिज्म बहुत एक नेचुरल ह्यूमन एक्सप्रेशन है। अगर आपकी बेटी अगर बहुत अच्छी है किसी काम में, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप उसको इंट्रोड्यूस करें जहाँ तक आपकी पहचान है। अगर मेरी बेटी बहुत अच्छा गाती है तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उसको ब्रेक दिलाने के लिए मैं अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर से बात करूं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एज ए माँ बाप हर आदमी को ये अपने बच्चे के लिए करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म में कोई ऐसी कोई ख़राब बात है। जो टैलेंट है वो आगे जाएगा, और जिसमें टैलेंट नहीं है, आप कितनी भी पहचान हो, आपका कितना भी बड़ा आपका सर्कल हो, वो एक फ़िल्म आपकी बनेगी, उसके बाद में कुछ नहीं होगा। ऐसे कई हीरो हैं, आप देखिए कि जिनकी एक पिक्चर तो है वो ब्लॉकबस्टर हो गई, या वो रिलीज़ हो गई बड़े पर्दे पे, बड़े स्टार ने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन आगे जा कर के वो बलून जो है वो बस्ट हो गया। लाइक कुमार गौरव जी जी, बिल्कुल, बहुत ह्यूज लेवल पे उनको बिल्कुल, ब्रेक मिला, बहुत ताम झाम हम सब बिल्कुल, मतलब उस वक्त देखा गया, बिल्कुल। लेकिन लव फिर उसके स्टोरी बाद कितनी पॉपुलर हुई थी फिर उसकी, उसके बाद उनका कुछ पता उसका कुछ नहीं चल हुआ, पाया। बराबर। IBC 24 के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ की धरती पे आप आए हुए हैं, क्योंकि भगवान राम का ननिहाल है, वाह। तो क्या कहेंगे आप छत्तीसगढ़ के तमाम दर्शकों के लिए, मध्य सबसे पहले प्रदेश के तो दर्शकों रश्क, के मैं लिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना वक्त निकाला और इतनी अच्छी बातें की। ये मेरी खुशकिस्मती है सर। बहुत ही अच्छा लगा कि पता ही नहीं चला इंटरव्यू हो गया। बातें इतनी अच्छी, आपने इतने अच्छे सवाल पूछे, और मैं चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के हवाले, आप लोगों के ज़रिए हमारी आवाज़ पता नहीं कितने लोगों के दिलों तक पहुँचती है। तो ख़ास तौर से आप लोगों का भी शुक्रिया, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ही प्यार, आशीर्वाद आर्टिस्ट के साथ बनाए रखें जब तक वो ज़िंदा है। क्योंकि एक बहुत अच्छा शेर है कि फ़न में फ़नकार का लहू जलता है ऐसे, जैसे मोम के बदन में धागे का जिस्म। लोग कहते हैं मोम जल रही है, लेकिन जलता अंदर से धागा है। वैसे ही कलाकार की जो साधना, उसकी जो कला है, वो उसको ज़िंदा रखती है। और जब तक ऑडियंस पसंद करती है, वो कलाकार ज़िंदा रहता है। जिस दिन ऑडियंस ने सुनना बंद कर दिया, असल में कलाकार की मौत उसी दिन हो जाती है। तो बस ऐसा ही प्यार, ऐसा ही आशीर्वाद और ऐसा ही लाड आप आर्टिस्टों से लड़ाते रहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से IBN 24 का कि इतना खूबसूरत इंटरव्यू के लिए मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रायपुर। बिल्कुल रूप जी, सच कहूँ मेरी पूरी यूनिट, मेरा पूरा क्रू, आपका एक गाना है कि तो चलूँ, दिल से कह रहे हैं, हम सबका बिल्कुल भी कहने का मन नहीं कर रहा है तो चलूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपका वक्त बेहद नायाब, बेशकीमती है, क्योंकि आपको अब कॉन्सर्ट में भी जाना है। आपने हमें इतना वक्त दिया, ये हम सबके लिए बहुत खुशकिस्मती है। और हम चाहेंगे कि IBC 24 की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी जो गायकी है हमें हमेशा सुनने को मिले, और ऐसे ही आप छाते रहें जैसे आज तक आप हम सब के दिलों में छाएं। बहुत शुक्रिया रूप जी। शुक्रिया। IBC 24 के लिए एक शेर कि फिर मुलाकात ज़रूरी होगी, फिर मुलाकात ज़रूरी होगी, वरना हर बात अधूरी होगी। नहीं, बिल्कुल हम दूसरी मुलाकात तो इस ज़रूर वादे के करेंगे। साथ में कि बहुत जल्दी मिलेंगे और कुछ नई बातों के साथ में आपसे फिर मुलाकात करेंगे।
तो नई बातों के साथ नई बातों के लिए आपको IBC 24 देखना है। रूप जी ने जैसे कहा, इस बार तो रूप जी अकेले आए हैं, लेकिन अगली बार जब भी आएंगे तो रूप जी से मैं ये वादा लेती हूँ, ऑन कैमरा लेती हूँ कि सोनाली जी के साथ हम ज़रूर एक इंटरव्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया। पक्का। और आप लोग देखते रहिए अपना सबसे चहेता और नंबर 1 न्यूज़ चैनल IBC 24। यस, थैंक यू।